राजेश कुमार, क्राइम 7 न्यूज़ चैनल से। आज हम श्री DN द्विवेदी जी से मिलने आए हैं और इनका कहना है कि इनके ऊपर लगातार जानलेवा हमले हो रहे हैं, घटनाएं इनके साथ हो रही हैं और इन्हें कोर्ट में भी घेरा जा चुका है और ये पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस से शिकायत करते हैं, लेकिन पुलिस इनकी मदद नहीं कर रही है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि उनके साथ कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं और उनको किससे इतनी तकलीफ़ है और कौन है जो लगातार उनके ऊपर हमले करवा रहा है और उनको मारने की धमकी दे रहा है। तो माननीय DN द्विवेदी जी। हाँ सर, सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करता हूं आपको क्राइम न्यूज़ 7 का कि आज उन्होंने मेरी पीड़ा को गंभीरता से सुना और परखा जाना। आज मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं। मैं अधिवक्ता DN द्विवेदी, एडवोकेट, कानपुर नगर में प्रैक्टिशनर हूं। एक शराब माफिया की मैंने 2018 में शिकायत की थी जिसका नाम है भरत सिंह व उसका सहयोगी बेटू सिंह पुत्र बब्बू सिंह, निवासी L665 केशवपुरम, आवास विकास, थाना कल्याणपुर, कानपुर नगर, जिसके परिप्रेक्ष्य में उसने नकली शराब का इतना ताबड़तोड़ व्यापार शुरू किया जिससे कानपुर में ही नहीं गैर जनपदी इलाकों में भी उसकी धूम मच गई और कल तक साइकिल से चलने वाला आदमी आज लग्जरी गाड़ियों से अकूत संपत्ति इकट्ठा करके पुलिस के संरक्षण में, कुछ राजनेताओं के संरक्षण में, जिन्हें खुला बरदस्त प्राप्त है, उसके विरुद्ध भय के कारण आम पब्लिक की तो कोई गणना ही नहीं है। अभी हाल में जो बिकरू कांड हुआ, बिकरू कांड में भी उसकी संलिप्तता पाई गई, जिस समय पुलिस मुठभेड़ में 8 लोग मारे गए। उन बेचारे शहीद पुलिसकर्मियों पर इन आतताइयों द्वारा जो कृत्य किए गए, उन कृत्य में विकास दुबे को अपने घर से ग्राम बिकरू से ठिकाने तक पहुंचाने में इसकी कार का उपयोग हुआ। इसकी गन जो इसके भाई के नाम से है वो हमेशा वहीं उसके गांव में रहती थी, बिकरू में ही। और तो और इसने अपने शाबिर और एक रामदास करके हमीरपुर और बांदा के 2 कारीगर थे जिन्हें अपने फार्म हाउस पर अवैध असलहे बनवाने के लिए रखता था। अच्छे अवैध असलहे बनवाता था और विकास दुबे को सप्लाई करता था पूरे गैंग में। ये स्वयं उस गैंग का सक्रिय सदस्य है। बड़ी विडंबना का विषय है कि इतना सब कुछ होने के बाद में करीब 30-40 मौतें हुई। हमारे शासन स्तर पर, उत्तर प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों पर भी अन्य लोग जो इसके सहयोगी गण थे वो पकड़े गए। कानपुर नगर में ही करीब 6-7 जगह इसका माल बरामद हुआ, लेकिन इसकी रिश्वतखोरी और पुलिस की अकर्मकता तथा धन कमाने की लिप्सा और राजनीतिक कुछ सफ़ेद पोशों के संरक्षण में पला और पोषण हो रहा है इस आतताई का, लगातार कद बढ़ता गया। विकास दुबे के बाद में, उसके मर्डर के बाद में, इसने अपना गैंग भरत सिंह गैंग करके चला रहा है। हमारे द्वारा इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय DGP महोदय को, माननीय अपर गृह सचिव महोदय को, माननीय कानपुर जोन के ADGP साहब को, IG साहब को और तो और कई बार SSP महोदय को भी इस बारे में अवगत कराया जा चुका है। इसने मुझे घेरने के लिए, मेरा गांव भी नज़दीक में ही, यहाँ से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहाँ इसका एक छत्र राज्य है, जिसने मेरी फसल में, खड़ी फसल में आग लगा दी। मेरे गेहूं सब की जो फसल थी वो सत्यानाश हो गई। और तो और मेरे गांव के बाहर घर बना था, इसने JCB लगवा कर बमों से आतताई साथियों के साथ में मेरा घर उजाड़ दिया, सब घर गिरा दिया, जबरन ईंटें भरवा ली, जिसकी शिकायत भी मैंने संबंधित इलाके थाना सिवली में की। उस दिन 7 सितंबर 2020 की घटना है ये,
7 सितंबर 2020 को मैं वापस आ रहा था। थाना प्रभारी महोदय शिवली से भेंट नहीं हो पाई, मैं तहरीर दे के वापस आ रहा था। फिर मुझे लगा कि ऐसा नहीं है कि मैं एसडीएम साहब को भी अपनी बात बता दूं। एसडीएम साहब से भी आदेशित कराने के बाद में मैं पुनः थाना शिवली गया और तहरीर दे करके आया। तब तक थाने से ही किसी संबंधित पुलिसकर्मी द्वारा जो उसका सुरागसी करता है इस आतताई की, इसने अपनी पूरी भीड़ के साथ में मुझे कल्याणपुर से थोड़ा सा आगे रैकेपुर चौकी के पास में घेर लिया और वहाँ पर घेरने के बाद में मेरे ऊपर प्राणघातक हमले किए। हमला करने के बाद में मैंने उसकी एफआईआर के लिए प्रतिवेदन किया, माननीय एसएसपी साहब से भी शिकायत की और जो मेरी एफआईआर दर्ज हुई वो 323/504 में दर्ज की गई। इसके बाद में लगातार ये मुझे जान से मारने के लिए धमकियां दे रहा है, मुझे आए दिन कहीं घेर रहा है। अभी हाल में ही मैं अपने घर से सुरक्षित न्यायालय गया था। न्यायालय परिसर में ही इसका एक मुकदमा चल रहा है जिसमें ये आ नहीं रहा था। कोर्ट द्वारा उसमें NBW हुआ, 82 की कार्रवाई चल रही थी। इसने मुझे निकलते ही जब शाम को मैं घर वापस आ रहा था रास्ते में घेर लिया और मेरी चेन लूट ली। चेन लूटने के साथ साथ मुझे हत्या के इरादे से स्कॉर्पियो में घसीट रहा था, लेकिन अब चूंकि रोड चल रहा था, रोड पर लोगों का इकट्ठा होते देख जैसे ही शोर गुल सुना गया तो रुकते गए, तो ये भाग खड़ा हुआ वहाँ से। साथ में 3-4 लोग थी और शिवम पुत्र अरविंद करता है जो क्षेत्रीय स्तर पर 500 से, और रामदास को जब स्थानीय पुलिस ने थोड़ा दबाव डाला तो इसने अपने यहाँ बिधनू में ला करके उनको ठिकाने बिनगवा में कहीं ठिकाना था वहाँ किया, लेकिन थाना प्रभारी द्वारा दबिश देने पर उनकी सुरागी पर ये दोनों ही माल सहित पकड़े गए, जिसमें तमाम बने अधबने कारतूस सहित तमाम तमंचे बरामद हुए। इन दोनों का चालान भी हुआ, लेकिन ये रिश्वत की दम पर साफ गोही से भरत सिंह बच गया। इसके अलावा इसने मेरे न्यायालय में आते जाते रेकी करवानी शुरू की। बराबर धमकियां दे रहा है कि मैं हत्या करने के बाद ही दम लूँगा, कोर्ट में ये नहीं जा रहा है। माननीय न्यायालय से यदि कोई वारंट सम्मन जारी होते हैं तो वो थाने में आके ही उनकी तस्री हो जाती है। विडंबना है इस उत्तर प्रदेश सरकार की कि शासन स्तर पर जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, शासन से डीजीपी एक बहुत अहम पोस्ट होती है। हमारे बार काउंसिल द्वारा 3 प्रत्यावेदन डीजीपी महोदय को और एडीजीपी जोन कानपुर नगर को भेजे गए कि सुरक्षार्थ व्यवस्था की जाए। मेरे और मेरे परिवार की किसी समय भी हत्या हो सकती है। मैं बार बार यही अनुरोध करता रहा। इसने अपने रिश्वत के दम पर स्थानीय थाने और क्षेत्राधिकारियों को बिल्कुल पंगु बना रखा है। आम आदमी तो इतना भयाक्रांत है कि इसके विरुद्ध कुछ जुबान खोलने की हिम्मतें नहीं जुटा पाता है। तमाम ऐसे प्रकरण हैं जिनमें उन्होंने माननीय एसएसपी साहब व एडीजीपी साहब से शिकायत की और शिकायत करने के बाद में भी परिणाम स्वरूप एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मैं स्वयं उसका गवाह हूँ कि लगभग 1 साल हो गया। 4/1/2020 की घटना है। मेरे रावतपुर में सैयद नगर के बीच में इन्होंने स्कॉर्पियो से मेरी रेकी करवा करके मैं आ रहा था और बदमाशों सहित मेरे अपहरण कर हत्या करने के उद्देश्य से मुझे घेर लिया और जबरन घसीट करके मेरी मोटरसाइकिल में लात वात मार करके भरत सिंह, बेटू सिंह, मोनू व डिम्पल तथा शिवम जो क्षेत्र के माफिया हैं और इसके इशारे पे चलते हैं, इन लोगों ने घेर करके मुझे हत्या के प्रयास करने हेतु अपनी स्कॉर्पियो कार में डालना चाहा और अन्यत्र ले करके बंदूक यही कह रहे थे कि इसकी हत्या कर दी जाए तो काम समाप्त हो जाएगा, जिसकी शिकायत मैंने एसएसपी महोदय से भी की। लेकिन दुर्भाग्य है इस पुलिसिंग व्यवस्था का। 3 बार मैंने इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री संबंधित थाना कल्याणपुर में दी,
2 बार सीओ साहब को दी। सीओ साहब ने एक बार स्वयं थाना प्रभारी महोदय को बुला करके ऑफिस में मेरे सामने ही उस पर ठोस कार्रवाई करने का आदेश किया। एसएसपी महोदय ने भी फ़ोन कर थाना प्रभारी को अवगत कराया कि इस पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन थाना स्तर पर रिश्वतखोरी और अकर्मण्यता इतनी व्याप्त है कि आम आदमी की सुनी नहीं जाती, और रिश्वतखोर आताइयों की या दबंग राजनेताओं के संरक्षण में पल रहे इनके जैसे खूंखार आतंकी जो समाज में विस्मरण कर रहे हैं, आम आदमी का जीना हराम किए हैं, हर तरफ भयाक्रांत किए हैं, ऐसे लोगों को सरेआम खुलेआम एक माननीय है बीजेपी के सांसद महोदय, वो उनका खुला संरक्षण है और वो संरक्षण दिए हुए हैं जिसके कारण इसका नाम तक नहीं आता। अब रही बात घटना की, तो विडंबना की इतनी ये होती है कि बर्रा थाने में थाना प्रभारी तुलसीराम पांडे जी थे। उनके यहाँ दामोदर नगर क्षेत्र में एक ट्रक नकली शराब पकड़ी गई इसकी, जिसमें रज्जन मिश्रा करके थे, रज्जन मिश्रा के घर से बरामद हुई। ये पैसे के लालच में स्वाट टीम प्रभारी थे, उनका भी सहयोग था साथ में पकड़वाने में, आबकारी विभाग थी। और लेकिन चालान, विडंबना इस बात की देखिए कि चालान जब हुआ तो इसको मौके से हटा दिया गया। रज्जन मिश्रा जिनके घर पे बरामद हुई वो निकल गए और एफआईआर में नॉमिनेटेड किए गए ऐसे लोग जो उनके यहाँ मजदूरी कर रहे थे। उन 3-4 लोगों के चालान हुए। इसी तरीके से मंधना में इसकी दारू पकड़ी गई, सचेंडी में दारू इसकी पकड़ी गई, और तो रहा कल्याणपुर में एक इंजीनियर महोदय का पूरा घर लेकर के ठेके पर ये चला रहा था अपनी शराब फैक्ट्री, जहाँ ये पकड़ा गया। लेकिन दुर्भाग्य कहें या उसका सौभाग्य कहें कि रिश्वत के दम पर ये हर तरह से तय तोड़ कर अपने को स्वयं बचाता रहता है और कहीं अपने पर दाग दामन नहीं आने देता, बल्कि इसके सहयोगी सीमा परियार का सगा भांजा, जिस पर गैंगस्टर भी हुई। अभी हाल में और भी जैसे महाराजपुर क्षेत्र में, घाटमपुर क्षेत्र में जो दारू के अड्डे पकड़े गए, उनमें इसी की दारू जाती रही। एक जहान सिंह करके हैं, वो पकड़े गए, उन पर राशुका भी लगी हुई है, गैंगस्टर भी लगा हुआ है। इसके काम में अदम्य साहस, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाली एक लेडी डॉन के रूप में प्रचलित ग्राम भीखर, थाना शिवली, कानपुर देहात की पली पुसी बैरी थाना शिवली में शादी हुई, अपने पति को छोड़ करके कल्याणपुर में रह रही थी और इसके संरक्षण पर पार्टनरशिप में शराब का काम कर रही थी, जिसमें पिछले साल ये पकड़ी गई थी। इस पर गैंगस्टर भी लगा। अभी हाल में ही छूट करके ये आई है और छूट के आने के बाद में इसने जो मशवानपुर में आंसू हत्याकांड हुआ, उस आंसू हत्याकांड में लेडी डॉन के रूप में ये विकसित हुई। इसने अपने जितने भी लोग पकड़े जाते हैं, गैंगस्टर होती है या मुकदमे होते हैं, उन सब पर ये व्यक्ति जो भरत सिंह है, भरत सिंह सनाब बब्बू सिंह, ये पूरा उसका खर्चा उठाता है, उनकी दूर दूर बाहर से जमानतें करवाता है, लेकिन स्वयं सामने नहीं आता। और तो और रहा कि जेल में जाने के बाद में जितनी सुख सुविधाओं पर खर्च होता है ये स्वयं करता है और अपना नाम बदल करके किसी अन्यत्र आदमी को भेज करके उसकी आपूर्ति कराता है। जेल से छूटने के बाद में जब ये लेडी डॉन इसके गांव गई, शाहपुर में संरक्षण दिया गया। इसने, भरत ने करीब 3-4 दिन अपने यहाँ संरक्षण दिया है। संरक्षण देने के बाद में इस आंसू हत्याकांड को करने के बाद जब पुलिस को कोई क्लू मिला, रेल बाजार थाना प्रभारी ने दबिश भी दी है, जो अखबार में भी प्रकाशित हुई थी खबर, लेकिन ये मौके पर नहीं मिला। इसके कहते हैं, ऐसा सुनने में आया कि मोबाइल भी सर्विलांस पे लिए गए, लेकिन ये इतना शातिर है कि मोबाइल ये कम से कम 10 मोबाइल रखता है, ऐसे नंबर देता है जो बंद पड़े होते हैं, निष्प्रयोज होते हैं, वो अपने नंबर देता है, उनका कोई यूटिलाइज ही नहीं है। और
रिपोर्ट लिखवाने में यदि बहुत कोई प्रयास हुआ, यदि साधारण सी छोटी मोटी धाराओं में रिपोर्ट लिख भी गई, तो ये अपने मनमानी करके इतना बड़ा हिस्ट्री सीटर टाइप का आदमी और थानों में कुर्सियों पर बैठ करके स्वयं दलाली करता है, अधिकारियों के साथ फ़ोटो खिंचवाता है, थाना प्रभारियों के साथ फ़ोटो खिंचवाता है, और फ़ोटो खिंचवाने के बाद में आम जनमानस में, समाज में मनमानी दिखा करके ये करता है कि थाना प्रभारी तो और सीओ तो मेरी जेब में पड़े रहते हैं, जिससे आम लोग भी भयभीत रहते हैं कि भाई जब इसका इतना सिफारसी वो है, जब इसके साथ उठना बैठना, खाना पीना, फ़ोटो खिंचवाना सब क्लू होते हैं, तो आम जनता की तो हिम्मत नहीं पड़ती कि इसके आतंक के आगे कुछ बोल सके। इसी के साथ में मैं कुछ इसके विरुद्ध मुकदमे की लिस्ट जो मैंने थाना प्रभारी कल्याणपुर को 3 बार दिया, लेकिन उसका अपरोक्ष रूप से सहयोग करने के लिए थाना प्रभारी द्वारा कभी कोरोना चलता रहा, कभी लिस्टें गायब हो गई, कभी कुछ हुआ, एफआईआर की मैं फेरिस्त के साथ में दिया, एसएसपी महोदय को मैंने पूरे फेरिस्त के साथ दिया, सीओ साहब को 2 बार मैं दे करके आया, लेकिन आज दिन तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया होने के बावजूद ये इसका नहीं हुआ कोई। और जो मेरे साथ घटना हुई थी वो मैं नंबर तो नहीं उसका देख पाया था, क्योंकि उस समय मैं इतना भयाक्रांत हो गया था, मेरी हत्या करने के लिए ये बिल्कुल उतारू थे, फायर भी किए थे इन्होंने, लेकिन उस पर पीछे बैक जो स्कॉर्पियो कार थी उस पर जिला पंचायत सदस्य लिखा हुआ था, वो मैंने पढ़ा था शीशा पे और उसकी सूचना भी दी, लेकिन 1 साल से भी ज़्यादा होने वाला है आज दिन तक मेरा मुकदमा। मैंने एसएसपी महोदय को भी 2 बार इंगित किया, थाना प्रभारी को कई बार इंगित किया, लेकिन पता नहीं उसका किस सिक्के में कितना वजन है, वो रुपया न दे करके हमें लग रहा है मोहरों में तौलता है कि जो भी थाना प्रभारी और स्थानीय पुलिस आती है, यदि मेरे द्वारा कोई बात होती है तो उसको पहले पता चल जाती है, उसको बता दिया जाता है, उसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाता है, मनमानी रिपोर्ट की जाती। मैं तो आज ही जो हो गया हूं कि लेकर के चौकी से और माननीय मुख्यमंत्री जी तक पत्र भेज करके कम से कम 2500 बार मैंने IGRS किया। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो संचालित की गई व्यवस्था IGRS जो है या जन सुनवाई है या मुख्यमंत्री पोर्टल है, उस पर तो 500 से 1000 रुपये का निर्धारित रेट है। आज दिन तक किसी भी मुकदमे में मेरे पास में कोई भी विवेचक नहीं आया और रिपोर्ट लगा दी जाती। आप विवेचना की बात करें तो आपको बता दूं कि एक मुकदमा कल्याणपुर थाने में 415/19 सन 19 मेरे नाम से पंजीकृत कराया गया था। मैं स्वयं परिवादी था उसमें। मुझे कोर्ट कैंपस में ही इसने फ़ोन से भद्दी गालियाँ दी थी। हर चीज़ समझने के बाद में 3 चौकी प्रभारियों के पास में विवेचना आई। एक विवेचक, तत्कालीन विवेचक शिव कुमार पाठक जी, जो मेरे घर आए नवंबर में, और आने के बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि भाई विवेचना मेरे हाथ में आ गई है। तो हमने कहा सर जो विवेचना है आप सटीक बिना किसी लोभ लालच के जो सही हो उसकी विवेचना कीजिए। और रही बात ये कि इतना सब कुछ है, सर्विलांस से आप पेपर निकलवा लीजिए कि देखिए धमकी दी गई या नहीं दी गई जी। तो उन्होंने साफ शब्दों में मुझे कहा कि नहीं भाई ऐसा है कि उसमें चार्जशीट लगेगी तो बिना पैसे के तो चार्जशीट लगती नहीं। हमसे रिश्वत की मांग की। रिश्वत की मांग करने के बाद में जब मुझे ये पता चला कि ये रिश्वत मांग रहे हैं तो मैंने 5/2/2020 को एसएसपी महोदय से शिकायत की कि सर ये ऐसे विवेचक हैं जो मेरी विवेचना को इस तरीके से रिश्वत मांग करके वो कर रहे हैं, इसलिए विवेचक बदल दिया जाए। एसएसपी महोदय ने थाना प्रभारी कल्याणपुर को तुरंत फ़ोन करके विवेचना बदलने का आदेश दिया। हद पुलिसिया की इंतहा जब हो गई कि मेरे द्वारा सूचना अधिकार में एक सूचना मांगी गई थी कि मेरे प्रकरण में इस उपरोक्त मुकदमे में 415/19 में क्या हो रहा है। तो उसमें लिख करके आया है मेरे पास में 18 तारीख को स्थानीय जन सूचना प्रभारी महोदय सूचना दे रहे हैं कि अभी मुकदमे में विवेचना प्रचलित है। और 19 तारीख को थाना प्रभारी के आदेशानुसार आदेश करने के बाद में, फरवरी में सोचिए आदेश होता 3 महीने पहले
उसमें एफआईआर लगाकर शिव कुमार पाठक ने हमारे अपराधी, जो मुकदमे में अपराधी था, अपराधी से मिल करके उससे पैसा ले करके मोटी वसूली कर करके उसमें एफआईआर लगा दी है। जब हमें एफआईआर की जानकारी हुई तो मैं 26/2 को पुनः एसएसपी साहब से मिला और एसएसपी साहब को एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि इसमें इस तरीके से विवेचक महोदय ने अपने सब कुछ को नज़रअंदाज करके किया हुआ है। और मैंने पुनर्विवेचना के लिए उसमें फिर से कहा है कि कोई सटीक विवेचक जो सही हो, जिसको माननीय एसएसपी साहब उचित समझें, वो अपना नियुक्त करें और मेरे उपरोक्त मुकदमे की निष्पक्ष विवेचना कराएं। इसके बावजूद मेरे द्वारा करीब करीब इस पे 1 दर्जन मुकदमों की लिस्ट मिल चुकी है, जो मैंने दी हुई है। 1 दर्जन मुकदमे हैं और 1 दर्जन मुकदमे में विडंबना है कि 3 बार मेरी मातृ संस्था बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष द्वारा 3 बार डीजीपी को पत्र भी भेजे जा चुके हैं। मेरी इन लोगों ने मिल करके कभी भी किसी समय भी मेरे मकान में रेकी की जाती है। मेरे आने जाने पर देखा जाता है कि मेरे जाने का समय कहाँ है, रास्ता कौन से आते हैं, कहाँ से जाते हैं। मैं 1 साल से बराबर अपने गांव भी नहीं जा पा रहा हूं, क्योंकि वहाँ इन्होंने वो अत्याचार किया हुआ है। मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है, न तो पुलिस सुनने के लिए कुछ तैयार है, ऊपर से पत्र आते हैं और चौकी में आते आते उन पत्रों को निस्तारित कर दिया जाता है। हर जगह फीडिंग में एक ही चीज़ आती है कि एक उन्होंने टाइपिंग का मैटर लगा रखा है, बस उसी से निक्षेपित की जाती है जांच। इतना कहने के बाद में एक स्त्री हो जाती है। इतना बड़ा दुर्दांत आतंकी, जिस पर 1 दर्जन मुकदमे, जैसे थाना शिवली में 4 मुकदमे हैं, क्राइम संख्या 78, 240, 28 और 376 जो गंभीर मामले हैं, 4 मुकदमे थाना शिवली में हैं। 3 मुकदमे क्रमशः क्राइम नंबर 142, 143, 144 ये रूरा थाने में है। कोतवाली में 2 मुकदमे हैं, एक 1135 और एक एनसीआर है 27 नंबर, जो कोतवाली में दर्ज है कानपुर नगर में। और थाना सचेंडी में 2 मुकदमे हैं इस पर, एक 391 मिल पाया है, दूसरे का नंबर, क्राइम नंबर नहीं मालूम मुझे। थाना कल्याणपुर में ये जो मैंने अभी जिसके बारे में चर्चा किया 415/19 इत्यादि, ऐसे करके 1 दर्जन मुकदमे हो गए इस पर। 1 दर्जन मुकदमे होने के बाद में कई बार क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा भी थाना क्षेत्राधिकारी कल्याणपुर में 2 बार मैंने जाकर अपनी बात भी बताई, पीड़ा बताई कि साहब मेरी किसी समय भी हत्या हो सकती है। ये 3 बार तो मेरी हत्या करने के प्रयास में कल्याणपुर क्षेत्र में ही कर चुके हैं। 3 बार मुझे जानलेवा षड्यंत्र में घेरा जा चुका है, जिसकी रिपोर्ट कल्याणपुर कैंपस में, यूनिवर्सिटी कैंपस में राधाकृष्ण जी ने मनमानी ढंग से निपटा दी। हमें वहीं पर झुरमुट पे खींचा गया, घसीटा गया, मारा गया। उसकी रिपोर्ट लिखना तो दूर, रिपोर्ट नहीं लिखी गई और ऊपर से तहरीर देने के बाद में जब हमने मुख्यमंत्री पोर्टल और आरजीएस पे किया तो पता चला कि कोई राधाकृष्ण इंस्पेक्टर साहब थे, सब इंस्पेक्टर, उन्होंने पहले ही रिपोर्ट लगा दी कि वो निस्तारित किया जा चुका, निक्षेपित किया गया। दूसरी घटना हमें ये मसवानपुर से जो बीज भंडार के पास में जहाँ से मेरा आना जाना है उधर से, तो यहाँ पे मारपीट की गई, जिसका मुकदमा नहीं लिखा गया था तो कोर्ट से लिखवाया गया, जो प्रचलित है। तीसरा मुकदमा आज दिन तक मुझे 1 साल से ज़्यादा होने वाला है। 4 जनवरी 2020 की घटना थी और जनवरी ख़त्म हो गई, आज 31 जनवरी है, अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, जिसमें हत्या का प्रयास
अपहरण जबरन अपहरण करने, मेरे चेन पर्स लूटने इत्यादि और मारपीट करने समेत तमाम जघन्य अपराध किए गए हैं। मैं आज न्यूज़ क्राइम 7 का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे इस दर्द को सुना, और मैं कोशिश करूंगा कि हम क्राइम 7 न्यूज़ चैनल हमेशा प्रगति पथ पर अग्रसर रहे। धन्यवाद भाई राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने माननीय अधिवक्ता DN द्विवेदी जी से उनकी पीड़ा सुनी, और ये शराब माफिया और पुलिस दोनों मिलकर उनको कितना प्रताड़ित कर रहे हैं उन्होंने खुद बताया। आगे देखते हैं क्या कार्रवाई होती है और आगे कुछ इनको न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। नमस्कार, क्राइम 7 न्यूज़ से राजेश कुमार।